हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा दोस्तों, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल करने का प्रयास किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अंडर-19 एशिया कप 2023 किस देश की टीम ने जीता। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है। क्वेश्चन है हमारा, अंडर-19 एशिया कप 2023 किस देश की टीम ने जीता। करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश की टीम ने। अब चलिए दोस्तों, करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी होगी दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उन टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे पूरी तरह से कवर करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, सारे फैक्ट सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला पॉइंट देखिएगा, बांग्लादेश की टीम ने अंडर-19 एशिया कप का खिताब पहली बार अपने नाम किया है। आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो 8 से 17 दिसंबर 2023 को संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। चैंपियंस बांग्लादेश रहा और उप विजेता की बात की जाए तो संयुक्त अरब अमीरात रहा। ध्यान रखेंगे सारे फैक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा वैशाली रमेश बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर ने अर्जुन अवार्ड 2023 पुरस्कार जीता है। करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद शमी ने। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 किस टीम ने जीता, तो ये हरियाणा ने जीता है। किसने, हरियाणा ने। ध्यान रखें दोस्तों, आप लोग प्रिपरेशन कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, आपका जो पाठ्यक्रम है जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी पाठ्यक्रम को पूरी तरह से फोकस रखने का प्रयास करें। हो सके तो उनको नोट डाउन कर लें और जब भी आप प्रिपरेशन करें आप देखें वो सारे पाठ्यक्रम जहां से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने वो हमारे कवर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर हम दिशाहीन चल रहे हैं, यानी हम अपने पाठ्यक्रम पर बगैर फोकस के पढ़ते चले जा रहे हैं। इस तरह से पढ़ने से कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है। तो पाठ्यक्रम से पर पूरी तरह से फोकस रखें, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, वह एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें। ध्यान रखें, काफ़ी इंतजार के बाद में वैकेंसी आई हुई है, तो अब इसको ऐसे ही अपने हाथ से न जाने दें। चलेंगे अब लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा, तो महाराष्ट्र। आप थोड़ा सा नोट देखेंगे यहाँ पे, पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में महाराष्ट्र ने 161 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। ध्यान रखेंगे आप लोग, आयोजन स्थल कहाँ पे था, तो भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। संस्करण कौन सा था, तो 5वां था। शुभंकर इसका आशा और मोगली था। स्मार्ट मसाल इसका अमरकंटक था। ध्यान रखेंगे, रिवीजन जरूर करेंगे। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आप लोग ऐसा ना करें अपने सिलेबस पाठ्यक्रम को फैलाते चले जाएं, कहीं से भी कहीं कुछ भी पढ़ते चले जाएं, लास्ट में आप लोग रिवीजन ना कर सकें और क्वेश्चंस कैसे भी पूछा जाए आप लोग दोस्तों मिस करके चले आएँ या फिर गलत करके चले आएँ, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता, तो जर्मनी ने जीता है। किसने, जर्मनी ने जीता है। उप विजेता कौन रहा, तो बेल्जियम रहा। आयोजन स्थल भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया। संस्करण ये 15वां था और इसका शुभंकर ओली था। जितने भी फैक्ट जिससे बनते हैं जो कि आपके एग्जाम से पूछे जाने हैं उनको पूरी तरह से कवर किया जा रहा है, और जो आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जाना है, यानी कि जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं, आपके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं, उनको बिल्कुल भी नहीं शामिल किया जा रहा है। ऐसा नहीं हम बहुत ज़्यादा फैक्ट दे रहे हैं, लेकिन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग मिस भी नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि सब कुछ ना हम पढ़ सकते हैं, ना सब कुछ याद रख सकते हैं, और ना ही सब कुछ याद रखकर एग्जाम हॉल में जा सकते हैं और वहाँ पर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता, तो नीरज चोपड़ा ने जीता। किसने, नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया, तो अमेरिका ने किया। किसने, अमेरिका ने। अगला देखेंगे,
आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये भारत ने जीता है। उप विजेता इसमें इंग्लैंड रहा। आयोजन स्थल दक्षिण अफ्रीका रहा। संस्करण ये पहला था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे करंट से। पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? तो भारत ने जीता है। उप विजेता इसमें श्रीलंका था। संस्करण की बात की जाए तो 16वां था। आयोजन स्थल इसका श्रीलंका और पाकिस्तान थे, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा यहाँ पे पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 4 पीडीएफ हमारा लगा हुआ है। पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें आपका जो पाठ्यक्रम दोस्तों जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स, पुलिस व्यवस्था से संबंधित सामान्य सचेतता के क्वेश्चंस, आपका यूपी स्पेशल व सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट किया जा रहा है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं, या आप इस पर डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। अगला दोस्तों हमारा जो पीडीएफ है एसएससी जीडी 2024 20 फरवरी से इसका भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें जो पाठ्यक्रम रखा गया है जीके जीएस, उसके अलावा आपका जनरल साइंस आ जाएगा, करंट अफेयर्स व सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है। पेड फीस 50 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। सेकंड देखेंगे यहाँ पे दोस्तों बिहार एसएससी 10+2 2023 का, इसका भी एग्जाम लगभग फरवरी में कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें जो पाठ्यक्रम है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया है। पेड फीस 50 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। एसएससी जीडी बिहार एसएससी की बात करें तो कंबाइन नहीं किया जा सकता, जिसका दोस्तों हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं। कारण है उसका, बिहार एसएससी में आपके बिहार जीके यानी बिहार स्पेशल भी शामिल हो जाता है, लेकिन एसएससी जीडी में नेशनल लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बिहार एसएससी में जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान का अच्छा खासा वेटेज है। लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास बिहार एसएससी में सामान्य विज्ञान से पूछे जाएंगे, लेकिन एसएससी जीडी में कम पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस है। एसएससी जीडी के पाठ्यक्रम में हिंदी शामिल है, बिहार एसएससी में आपके हिंदी पाठ्यक्रम में नहीं है, यानी हिंदी से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन का जो ट्रेंड है दोस्तों काफ़ी डिफरेंस है, तो इसलिए कंबाइन नहीं किया जा सकता। हम लोग किसी भी क्वेश्चन पे रिस्क नहीं ले सकते। लास्ट पीडीएफ दोस्तों यूपीपीएससी आरओ 2023 के पीटी एग्जाम का लगा हुआ है, जिसमें 2 पेपर शामिल होंगे। 140 क्वेश्चन आपका दोस्तों यहाँ पे सामान्य अध्ययन होगा, और 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के 6 चैप्टर से पूछे जाएंगे। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई है। ध्यान रखेंगे थोड़े से पेड से दोस्तों अच्छी तरह से कम समय में बिना भटके आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाती है, तो ये अच्छी बात है। आज थोड़ा सा दोस्तों वैसे लगता होगा, लेकिन उस दिन का भी ख्याल कीजिए जिस दिन इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। यहाँ पे 50 रुपये और 100 रुपीज़ का केवल सवाल है। एक बात और दोस्तों, ठंडी का मौसम चल रहा है, तो इसको भी पूरी तरह से दोस्तों आप अपने प्रिपरेशन को बनाए रखने का प्रयास करें। ध्यान रखें, जीवन में जब भी किसी भी चीज़ का रिजल्ट निकल के आता है तो इसमें लिख कर नहीं आता कि समय खराब था, या आप मजबूर थे, परेशान थे, बीमार थे, किसी समस्या में फंस गए थे। रिजल्ट में केवल एक ही बात लिख के आता है कि होने वाले एग्जाम में आप पास हुए या फेल, और जवाब भी एक ही देना होता है कि होने वाले एग्जाम में हमारी जीत हुई या हार। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में बजट किस तिथि को पेश किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा प्रतिवर्ष 1 फरवरी को, यानी कि अब यहाँ पे हमारा इकॉनमी से क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, उनका आंसर दिया। अब पुनः इस टॉपिक से जितने भी मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान देंगे, सारे फैक्ट सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया? करेक्ट आंसर होगा आर.के. षणमुखम शेट्टी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। कौन है? निर्मला सीतारमण है। सारे टॉपिक्स फोकस करने हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि इकॉनमी को आप लोग छोड़ चलेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर नहीं आप प्रिपरेशन करते हैं तो एग्जाम में या तो क्वेश्चन मिस करेंगे या तुक्का मारेंगे। अगर गलती होती है तो नेगेटिव मार्किंग अलग से झेलनी पड़ जाती है, और आप लोग जानते हैं क्वेश्चन गलत होने से कितने रैंक हम लोग नीचे चले जाते हैं। अगला पॉइंट है, भारत का पहला अंतरिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया? करेक्ट आंसर होगा मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किया था 1962 से 63 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया है? तो राज्य सूची में। किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? तो हथकरघा के विकास से। जो भी टॉपिक हम लोग उठाते हैं ए से उठाते हैं दोस्तों, यानी कि ऐतिहासिक जो भी पहले हो चुकी है उनको भी कवर कर लेते हैं, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं पुनः हम लोग करंट तक उनको जोड़कर ही दम लेते हैं। अगला पॉइंट है, भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? करेक्ट आंसर का मिश्रित अर्थव्यवस्था का। किस अर्थव्यवस्था का? मिश्रित अर्थव्यवस्था का। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्या है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या आशय है?
करेक्ट आंसर का सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। क्या? सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। नेक्स्ट है इनकम टैक्स किस प्रकार के कर का उदाहरण है? तो ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। किसका? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीयक क्षेत्र का है, यानी कि सेवा क्षेत्र का है। हम लोग जानते हैं दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ध्यान रखेंगे प्राथमिक सेक्टर में कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन व उत्खनन ये चीजें शामिल की जाती हैं। द्वितीयक सेक्टर हमारा औद्योगिक सेक्टर है जिसमें निर्माण व विनिर्माण ये चीजें शामिल की जाती हैं। तृतीयक सेक्टर हमारा सेवा क्षेत्र हो जाता है जिसका कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान है। इसमें आप लोग बैंकिंग ले सकते हैं, रेलवे ले सकते हैं, ये सारी चीजें शामिल की जाती हैं। अगला है भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब से लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से। नेक्स्ट है भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है? करेक्ट आंसर का वित्त मंत्रालय। कौन? वित्त मंत्रालय। अगला है भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी को देखने को मिलती है? मोस्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो DR गाडगिल मॉडल पर। ध्यान रखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर जो कि बार बार पूछा गया, और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना DR गाडगिल मॉडल पर। लास्ट क्वेश्चन यहाँ से लिया गया दोस्तों, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी, भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, NABARD यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। अब ये देखना है दोस्तों नहीं है क्योंकि PDF में भी पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है। अब यहाँ पे भी गलतियाँ करेंगे तो बात अच्छी नहीं बन पाएगी एग्जाम के लिए आप लोगों की, तो पूरी तरह से आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। चलते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से दोस्तों? डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? यानी यूपी स्पेशल आप लोगों का आ चुका है। एक स्टैटिक लेंगे, एक करंट लेंगे, पूरी तरह से हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन है डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर होगा सोनभद्र में। किस जिले में? सोनभद्र में। अब चलिए क्वेश्चन देखिए, हम लोगों ने उनका आंसर दिया। अब इस टॉपिक से जितने मोस्ट बने यानी यूपी जीके को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय प्राप्त होती है? करेक्ट आंसर होगा 68%। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की पूर्व पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो 650 किलोमीटर। कितनी? 650 किलोमीटर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की उत्तर दक्षिण का विस्तार कितना है? तो 240 किलोमीटर। दोनों ध्यान रखेंगे, पूर्व पश्चिम 650 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण 240 किलोमीटर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक 1% है? तो सोनभद्र में है। किस जिले में? सोनभद्र में है। नेक्स्ट है इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम 1% है? तो भदोही में है। किस जिले में है? भदोही में है। दोनों क्वेश्चन इस तरह से दोस्तों एक साथ सेट किए जाते हैं ताकि याद करने में थोड़ी सी सहजता महसूस हो। जो PDF लेते हैं अच्छे से अच्छा तरह से दोस्तों जो क्वेश्चन सेट किया जाता है ताकि आप लोग पूरी तरह से वहां पर भी प्रिपेयर रह सकें। अगला है उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकाला जाता है? तो बांदा जिले से निकालता है। किस जिले से? बांदा जिले से। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार किस जिले में पाए जाते हैं? तो ललितपुर में पाए जाते हैं। किस जिले में? ललितपुर में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल की नगरी कहते हैं? हाईलाइटेड क्वेश्चन हो गया है, मुरादाबाद। किस जिले को पीतल की नगरी कहा जाता है? मुरादाबाद को। अगला है दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज है। कौन सा? कन्नौज है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ में। नेक्स्ट है बखीरा पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो संत कबीर नगर में। नेक्स्ट है पटना पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये एटा में स्थित है। लाख बहोसी पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कन्नौज में है। और नवाबगंज पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? तो उन्नाव में। ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन मिस नहीं होने वाले हैं। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कहाँ से आ रहा है हमारा, भारत भारती नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट क्वेश्चन है, यहाँ से हिंदी भी कवर कर लेंगे हम लोग प्राचीन पुस्तकों के साथ। आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहता है ये क्वेश्चन है, भारत भारती नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर का मैथिली शरण गुप्त। ये क्वेश्चन और आंसर होगा। अब चलिए एक साथ सॉल्व करते हैं। एक तरफ दिया गया प्रमुख पुस्तकों के नाम, दूसरी तरफ लेखक, यानी कि कौन से पुस्तक के लेखक कौन है। पहला दोस्तों इंडिका, हाईलाइटेड है, आप लोग जानते हैं। इनके लेखक मेगास्थनीस हैं। नेक्स्ट है पंचतंत्र। कौन सा? पंचतंत्र। लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है।
अगला है गीत गोविंद, लेखक कौन है? जयदेव है। कौन है? जयदेव है। नेक्स्ट है गुलामगिरी, लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले हैं। कौन है? ज्योतिबा फुले हैं। अगला देखेंगे हम लोग, क्या है दोस्तों? सत्यार्थ प्रकाश, लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती है। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती है। नेक्स्ट है आनंद मठ, लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी लिख के आता है, ध्यान रखेंगे, हाईलाइटेड बुक्स है। जवाहरलाल नेहरू इनके लेखक हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। नेक्स्ट है राज तरंगिणी, लेखक कौन है? कल्हड़ है। नेक्स्ट है शाहनामा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेखक कौन है? फिरदौसी हैं। अगला है गीतांजलि, लेखक कौन है इनके दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग दोस्तों, क्या रहा है? गीतांजलि तक हमारा हो चुका है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। उसके बाद द लाइफ डिवाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अरविंद घोष इनके लेखक हैं। अगला है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट है हुमायूंनामा, लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। अगला है आईने अकबरी, लेखक कौन है? अबुल फजल है। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस, इनके लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। अगला है गीता रहस्य, लेखक की बात की जाए बाल गंगाधर तिलक हैं। थोड़ा और रहेगा है इसमें, पुनः हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। क्या है दोस्तों? यामा पहले है, लेखक कौन है? महादेवी वर्मा है। और लास्ट है विनय पत्रिका, हाईलाइटेड बुक्स है, गोस्वामी तुलसीदास की। किनकी? गोस्वामी तुलसीदास की। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण पुस्तकों से संबंधित लेखक के क्वेश्चंस, जिनको हम लोगों ने पूरी तरह से कम समय में कवर किए हैं। अब ये दोस्तों हम लोग अगर ऑप्शन बनाए, विकल्प बनाने के साथ करें, तो टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है, कन्फ्यूजन केवल क्रिएट होगा। हम चाहते हैं कम से कम समय में आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपरेशन करा सकें। पीडीएफ में पूरी तरह से सब कुछ आपका समग्र कर दिया गया है। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया? यानी करंट अफेयर से क्वेश्चन आ चुका है यूपी जीके का। आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे मिस करेंगे एग्जाम में, आप लोगों के क्वेश्चन ऑलरेडी मिस हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अब चलिए एक साथ सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ड्रैगन फ्रूट खेती की शुरुआत की गई है? तो हमीरपुर में। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य ने लड़कियों के लिए आत्मरक्षा योजना की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, सरकारी विभागों में 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो उत्तर प्रदेश बनेगा। ये योजना बन चुकी है कि 2023 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल किया जाएगा, भारत का ये पहला राज्य होगा। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 के लिए अवधेश कुमार को चुना गया है। क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन में ही एक आंसर छुपा हुआ है आपके। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 डायरेक्टली पूछा जा सकता है, कौन चुने गए उत्तर प्रदेश से? अवधेश कुमार। तो ध्यान रखेंगे। अब चलिए पूरा क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 के लिए अवधेश कुमार को चुना गया है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो लखनऊ से है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने नई खेल नीति, ध्यान देंगे, नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एडवेंचर ट्रैकिंग अभियान की शुरुआत की है? तो सोनभद्र में। कहाँ पे? सोनभद्र में। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीपीपी, ये भी इस पर भी ध्यान रखेंगे, पीपीपी ये सारा हम बता चुके हैं। इसका क्या फुल फॉर्म होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों का दोस्तों इसमें योगदान होता है। तो पीपीपी मॉडल पर कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया? तो 16 जिलों में। यहाँ से लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा कालिंजर का मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बांदा में। अब कालिंजर का मेला हो गया दोस्तों, डायरेक्ट आ जाना चाहिए कि कालिंजर उत्सव महोत्सव जैसे भी पूछा है बांदा जिले में आयोजित किया था, है सारा चीज़ बताया जा चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अगर बताएंगे दोस्तों तो बहुत समय हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2023 के लिए कितने तीर्थ शहरों का चयन किया है? तो 7। ध्यान रखेंगे आप लोग कौन कौन से शहर हैं। अयोध्या है, वाराणसी है, मथुरा है, प्रयागराज है, गोरखपुर है, मिर्जापुर है, कुशीनगर है। इनको जरूर ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन एनालाइज करने के लिए पूछा जा सकता है। तब अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पे शहरों के नाम याद नहीं रखते तो ऐसे क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं। केवल मोटे मोटे क्वेश्चन से काम बनने वाला नहीं है। वो क्वेश्चन जो इजी होते हैं वो आपका रैंक क्लियर नहीं करते, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सॉल्व कर लेते हैं। रैंक वो क्लियर करते हैं जो आप सॉल्व कर लें, लेकिन अधिकांश लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर सके। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी गंभीरता के साथ चलिएगा, मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और बेटर होगा अगर आप लोग पीडीएफ लेते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा प्रिंट आउट निकलवाइए, अंडरलाइन लगा के स्टडी कीजिए, पुनः एक बार रिवीजन कीजिए, कम से कम समय में प्रिपेयर हो जाइए। अगला है,
केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश की किस योजना को देश भर में विस्तार करने की घोषणा की है? तो ये एक जिला एक उत्पाद योजना जो कि उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए वंदे भारत मेट्रो चलाने का निर्णय लिया है। तो कौन कौन से शहर जोड़े जाएंगे? प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी। ध्यान रखेंगे आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है दोस्तों? कर्क रेखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? करेक्ट आंसर होगा 8 राज्यों से। यानी ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ चुका है, हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, उनका आंसर दिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं हमारे एग्जाम की दृष्टि से, हम लोग एक साथ कवर कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान देंगे, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इन राज्यों का पश्चिम से पूर्व क्रम इस प्रकार है। क्रम से बताया गया दोस्तों, पश्चिम से पूर्व। ध्यान रखेंगे, अब ये राज्य आने चाहिए, आप लोगों को याद होने चाहिए। अब क्वेश्चन घुमा दिया जाएगा, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तब क्या करेंगे आप लोग? तो राज्य याद होने चाहिए। तो क्रम से यहाँ पे बताया गया है पश्चिम से पूर्व। हमारे द्वारा आप लोगों को सब कुछ दिया जा रहा है, जरूरत है आप लोगों को गंभीरता से प्रिपरेशन करने की। तो पश्चिम से पूर्व सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान रखेंगे। अगला है भारत की मानक समय रेखा, ये भी इसके साथ कंप्लीट कर दी गई है। भारत की मानक समय रेखा यानी कि IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से ये होकर गुजरती है। कौन कौन से? नोट में देख लीजिए। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 5 राज्यों का उत्तर से दक्षिण क्रम इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये उत्तर से दक्षिण है और वो पश्चिम से पूर्व था। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत के किस देश के साथ, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के मध्य में स्थित है? तो चीन के मध्य में। और रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के मध्य में स्थित है? पाकिस्तान में। आपके पाठ्यक्रम में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ भारत एवं पड़ोसी देश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग, सारे टॉपिक्स कवर होने चाहिए, अच्छे प्रिपरेशन होने चाहिए दोस्तों, अच्छी स्कोर लाने के लिए, ताकि फिजिकल में अच्छी तरह से पहुंच सके आप लोग, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अगला है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत या फिर दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। और नासिक जो शहर है इसी नदी के तट पर स्थित है। अगला है माजुली द्वीप, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था 2 बार। माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है और एक ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच में स्थित है, पूरा का पूरा जिला है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। किस नदी को? कोसी नदी को। नेक्स्ट है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है, भारत में स्थित परवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। प्रिपरेशन करते रहिए, सारे क्वेश्चन बराबर आने चाहिए। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो केप कोमोरिन है, जो कि कन्याकुमारी में स्थित है। मुख्य भूमि की बात हो रही है, समोच्च नहीं पूछा जा रहा कि भारत के दोस्तों दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तब आपका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा? यहाँ पे इंदिरा पॉइंट होगा। लेकिन मुख्य भूमि की बात की जाए जिसमें द्वीप शामिल नहीं होते, तब आपका करेक्ट आंसर केप कोमोरिन यानी कि कन्याकुमारी होगा। कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। एक अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है, ध्यान रखेंगे ये भी आप लोग। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। और सेकेंड में कौन सा है दोस्तों, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, जुड़ने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि कहीं से आप लोग किसी वीडियोस के देखे, 2 मिनट देखे, 1 मिनट देखे, स्किप कर दिए, कहीं से कुछ पढ़ते जा रहे हैं, कहीं से कुछ पढ़ लिए, इससे कुछ भी होने वाला नहीं। जब तक जुड़ेंगे नहीं, पाठ्यक्रम समझेंगे नहीं, पूरी तरह से आप कंप्लीट नहीं करेंगे, एग्जाम अच्छे से नहीं दे सकते आप लोग दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मासिराम मेघालय में होती है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ यहीं पे आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी से, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश है दोस्तों। यूपी स्पेशल से ये क्वेश्चन जुड़ जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा हिंदी से आया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, उनका आंसर देंगे, पुनः इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं एक साथ हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, अर्वाचीन का सही विलोम शब्द क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा प्राचीन। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहाँ से आया? विलोम से आया। एक तरफ देखा शब्द, फिर विलोम शब्द, फिर शब्द, फिर विलोम शब्द। अब इनको इजी मान के मत चलिए आप लोग, मैं बार बार बोलता हूँ, सबसे पहले वर्तनी पर फोकस करने का प्रयास कीजिए। हिंदी को क्वेश्चन आप जब भी सॉल्व करें एग्जाम में,
समय का दबाव तो रहता है, हम जानते हैं दोस्तों एग्जाम प्रेशर, लेकिन चारों ऑप्शन जरूर चेक करें, एग्जैक्ट आंसर देखें, फिर अपने आंसर टिक करें, वर्तनी पर खास फोकस रखने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दोस्तों अर्पण, अर्पण का विलोम क्या होगा? ग्रहण होगा। अब एक बात और समझ लें, अब इसको पलट दिया जाए, ग्रहण का विलोम पूछा जाए तो अर्पण होगा। ये भी दोनों तरफ से ध्यान रखने का प्रयास करें, इसीलिए मैं पीडीएफ और रिवीजन के बारे में बोलता हूँ। नेक्स्ट है असीम, असीम का विलोम क्या होता है? ससीम होता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि याद होते हैं लेकिन वहाँ पे गलत हो जाते हैं, यहाँ पे आते हैं मिलाते हैं, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, अगले दिन मिलाते हैं, 2-4 और गलत मिल जाते हैं। नेक्स्ट है अकाल, अकाल का विलोम सकाल होता है। अब सुकाल का विलोम पूछा जाए तो अकाल होगा। नेक्स्ट है अभिसरण, इसका विलोम अपसरण होगा। फिर है अंतर्मुखी, ध्यान देंगे, अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी होगा। नेक्स्ट है अधोलिखित, विलोम क्या होगा? ऊपर लिखित होगा। अब ऊपर लिखित का विलोम पूछा जाए तो अधोलिखित होगा। अगला है दोस्तों अत्यंत, इसका विलोम क्या होगा? अल्प होगा। फिर है अल्पकालीन, विलोम क्या होगा? दीर्घकालीन होगा। अमावस्या, ध्यान देने का प्रयास करें, इनका विलोम क्या होगा? पूर्णिमा होगा। नेक्स्ट है आयोजन, विलोम क्या होगा? वियोजन होगा। फिर है अल्पसंख्यक, इसका विलोम क्या होगा? बहुसंख्यक। नेक्स्ट है अनुरक्त, विलोम क्या होगा? विरक्त होगा। नेक्स्ट है अधुनातन, इसका विलोम क्या होगा? यानी विपरीतार्थक पुरातन होगा। आध्यात्मिक का विलोम क्या होगा? भौतिक होगा। अब भौतिक का अपोजिट यानी कि विलोम पूछा जाए तो आध्यात्मिक होगा। आकार का विलोम निराकार होगा। आवाहन का विलोम विसर्जन होगा। क्या होगा? विसर्जन होगा। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग दोस्तों, क्या है? आक्रमण, आक्रमण का विलोम क्या होगा? प्रतिरक्षा होगा। आक्रमक का विलोम सकर्मक होगा। आक्रामक का विलोम आक्रामित होगा। क्या? आक्रमित होगा। नेक्स्ट है आगम का विलोम क्या होगा? अनागम होगा। बहुत सारे शब्द ऐसे मिलते हैं जो हम रोजमर्रा में कहते आते हैं लेकिन थोड़ी सी त्रुटि रहती है और हम उनको सही मान के अपने आंसर कर देते हैं, ऐसे ज्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं। नेक्स्ट है प्रजातंत्र, विलोम क्या होगा? राजतंत्र होगा। अग्रभाग का विलोम क्या होगा? पृष्ठभाग होगा। क्या होगा? पृष्ठभाग होगा। अग्रभाग का विलोम क्या होगा? पृष्ठभाग होगा। नेक्स्ट है प्रोत्साहित, विलोम क्या होगा? हतोत्साहित होगा। अब पलट दिया जाए, हतोत्साहित का विलोम प्रोत्साहित होगा। महत्वपूर्ण का विलोम का क्या होगा? गौड़ होगा। नेक्स्ट है महायोगी का विलोम, महायोगी का महाभोगी होगा। नेक्स्ट है निर्मल का विलोम मलिन होगा। लालसा का विलोम क्या होगा? विरक्ति होगा। महत्तम का विलोम लघुत्तम होगा। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, सत्य का विलोम क्या होगा? मिथ्या होगा। और यह है प्रशंसक का विलोम क्या होगा? निंदक होगा। क्या होगा? निंदक होगा। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।